Assalamu alaikum dear students. My name is Musa Kalim Azimi and you are watching Musa Azimi Education Channel Reviving the Teaching Concepts. आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक जो कि हम तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू कर रहे हैं, लेकिन इट विल बी इक्वली बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 9th दिस ईयर, मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए तो ये है ही। एंड द टॉपिक इज काइनेमैटिक्स। हम जिस चैप्टर के अंडर शुरू करने के लिए जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का 3rd चैप्टर, दैट इज मोशन। लेकिन इसकी जो बेसिक्स हैं या जो स्टार्टिंग है, जो फंडामेंटल टॉपिक्स इसके हैं वो वही काइनेमैटिक्स वाले हैं, जिसमें हम रेस्ट, मोशन, जिसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये काइनेमैटिक क्वांटिटीज इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ मजीद चीजें जैसे कि मोमेंटम है, लॉज ऑफ मोशन है, फोर्स है, ये चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और ये चीजें मैट्रिक में भी हैं, ये चीजें अब जो बच्चे क्लास 9th में हैं वो उसको पढ़ेंगे, तो ये 9th के बच्चों के लिए भी, मैट्रिक के बच्चों के लिए भी और फर्स्ट ईयर के चैप्टर की तो चीजें हैं ही, लिहाजा उनके लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है, ठीक है। तो क्योंकि इट्स अ वेरी बेसिक टॉपिक, वेरी फंडामेंटल इन नेचर, लिहाजा इसके कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होना बिल्कुल जरूरी हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल, लेकिन जो बेसिक्स हैं दे शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन आवर माइंड्स। सो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, मोशन। अच्छा, हमने बात की थी पहले ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की। जब हम बात कर रहे थे शुरू में तो हमने कहा था फिजिक्स की बहुत सारे ब्रांचेस हैं। आर्ग्यूएबली जो बिगेस्ट ब्रांच है या जो लार्जेस्ट ब्रांच है फिजिक्स की, दैट इज मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स के बारे में हमने 2 बातें पढ़ी थी कि हम इसमें पढ़ते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। और दूसरा, मूविंग ऑब्जेक्ट कब होता है? जब उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होती है। तो बॉडी की मोशन तो दरअसल उसके ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स का एक फिजिकल इफेक्ट होता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम धक्का देते हैं तो वो मूव करना शुरू कर देता है, तो बॉडी की जो मूवमेंट है वो उसके ऊपर लगाए जाने वाले धक्के का असर होती है। सो एक्चुअली मोशन होती क्या है? मोशन तो दरअसल किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगने वाली फोर्स का एक फिजिकल इफेक्ट होता है। तो बाय द term mechanics when we say कि we study moving objects या we study objects under motion, तो उसके साथ साथ जो cause of motion होता है और वो कौन है? force, ठीक है। तो हम उसके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस बन जाती हैं। अगेन जब हम बात करते हैं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स में हम बात करते हैं कि बॉडीज अंडर मोशन। लेकिन कोई भी बॉडी अगर अंडर मोशन होती है तो उसके अंडर मोशन होने का प्राइमरी रीजन क्या होता है? तो पता चला कि बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वजह से वो मूव कर सकती है। तो फोर्स, लगाई जाने वाली फोर्स का एक फिजिकल इफेक्ट, एक जाहिरी तासुर, एक जाहिरी जो उसका हमें असर नजर आता है, वो फोर्स की वजह से जो हमें जाहिरी असर नजर आता है वो उसकी मूवमेंट के जरिए होता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस बनती हैं। पहली को हम कहते हैं स्टैटिक्स, दूसरी को हम कहते हैं डायनामिक्स और तीसरी बनती है काइनेमैटिक्स। ठीक है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो हमने कहा कि फोर्स का एक असर तो ये होता है कि वो बॉडी को चला देती है। कोई बॉडी अगर अपनी जगह मौजूद है और उसको धक्का मिले तो वो उस धक्के के असर में चल पड़ती है, इट स्टार्ट्स इट्स मोशन, यानी कि फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। लेकिन यही फोर्स लगा के तो हम किसी बॉडी को रोक भी सकते हैं। तो बॉडी को अगर रोकना हो तो किसी चलती बॉडी को जो हमारी तरफ आ रही है, तो अगर हम उसको अगर रोकना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए भी हम फोर्स लगाते हैं। एक गाड़ी रोड पे अगर चल रही है तो उसको अगर हम रोकना चाहें तो व्हाट वी डू, वी अप्लाई ब्रेक्स। और ब्रेक क्या होता है? ब्रेक दरअसल फोर्स होती है। तो बॉडी के ऊपर फोर्स के 2 तरह के असरात हो सकते हैं। ये फोर्स या तो बॉडी को चला सकती है या तो चलती हुई बॉडी को रोक सकती है। तो अगर बॉडी पे हम फोर्स लगाएं और उन तमाम फोर्सेस की वजह से बॉडी
रेस्ट में आ जाए तो ऐसी तमाम फोर्सेस को जो बॉडी को रोकने के लिए कारबंद होती हैं, या ऐसी तमाम फोर्सेस जो बॉडी को रोकने के लिए काम कर रही होती हैं, जब हम उन फोर्सेस को स्टडी करते हैं विच कॉज द बॉडी टू बी एट रेस्ट, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। अगेन, व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं which are causing the body to be at rest, या which are responsible to bring a body at rest. ठीक है? तो हम स्टैटिक्स में लिखते हैं we study ये स्टैटिक्स की स्टडी हमें बताती है। ठीक है? तो सिंपल सी बात हो गई है। इसमें एक सिंपल बॉडी का जो कि किसी टेबल पे रखी हुई है या जमीन पे रखी हुई है, उसका पढ़ना भी शामिल होता है, इसलिए कि उसमें भी बॉडी के ऊपर कम से कम दो फोर्सेस तो हम जानते हैं लग रही होती हैं। एक बॉडी का अपना वेट होता है और एक सरफेस उसको धक्का दे रही होती है जो उसको नीचे गिरने से रोक रही होती है। इन दोनों फोर्सेस का जो रिएक्शन बनता है वो बॉडी को चलने नहीं देता। वेट कहता है मैं बॉडी को नीचे लेके जाऊंगा, सरफेस कहती नहीं मैं उसको ऊपर ही रखूंगी। दोनों आपस में लड़ते हैं एक दूसरे के साथ और जो नेट रिजल्ट हमें मिलता है क्या? वो बॉडी अपनी जगह पे रखी हुई है। ठीक है? लाइक मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, ठीक है ना, मेरा वजन मुझे नीचे की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन मैं नीचे तो नहीं जा पा रहा। इसका मतलब है जमीन मुझे सहारा दिए हुए खड़ी हुई है, मुझे नीचे जाने से रोक रही है। ठीक है? तो इन दोनों फोर्सेस के अमल के बाद, इन दोनों फोर्सेस के आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन के बाद, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के बाद जो नेट रिजल्ट बच रहा है वो है क्या? कि ना तो मैं जमीन के फोर्स की वजह से ऊपर उछल रहा हूँ, ना मैं अपने वजन की वजह से नीचे जा रहा हूँ, मैं अपनी जगह रेस्ट में खड़ा हुआ हूँ। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो ऐसी स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। ठीक है? ये तो फोर्स का एक असर हुआ कि बॉडी पे फोर्स लगा के हम उसको रोक भी सकते हैं। अगर बॉडी पे फोर्सेस लग रही हो और वो रुक जाए तो वो स्टैटिक्स। लेकिन फोर्सेस लगा के तो बॉडी को चलाया भी जाता है। जैसे एक बॉल को अगर हम धक्का देना चाहते हैं या किसी बॉल को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहते हैं तो व्हाट वी डू, हम बॉल को पकड़ के उसको थ्रो करते हैं। तो थ्रोइंग इज व्हाट? अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है? तो बॉडी पे फोर्स लगा के हम उसको चला भी सकते हैं। तो ऐसी स्टडी जिसमें हम बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं, यानी कि बॉडी को मूव कराने का रीजन, बेसिक रीजन कौन होता है? फोर्स। तो अगर हम उन फोर्सेस को पढ़ें या ऐसी बॉडीज को पढ़ें जिनके ऊपर फोर्स लग रही हो, जो बॉडी को मूव करवाने के लिए काम कर रही हो, तो the branch of mechanics which deals with the study of forces causing the motion in the body, किसी बॉडी के अंदर अगर वो फोर्सेस जो मूवमेंट क्रिएट कर रही हैं, उस फोर्स की स्टडी को हम क्या कहेंगे? डायनामिक्स कहेंगे। डायनामिक मींस मूविंग। ठीक है? तो फोर्सेस कॉजिंग मोशन इन द बॉडी, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? डायनामिक्स कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, या causing the body to be in motion, जैसा आप लिख लीजिए। ठीक है? तो हम स्टैटिक्स हो या डायनामिक्स हो, दोनों में एक चीज हमने कॉमन देखी, हम पढ़ते फोर्स को है। शर्त ये है फोर्स के दो अलग अलग किरदारों को पढ़ना है। एक फोर्स का वो किरदार जो बॉडी को रोकने के लिए काम कर रहा है, इसमें हम फोर्स के ऐसी फोर्सेस को पढ़ते हैं जिनका किरदार बॉडी को चलाना होता है। यहां बचा काइनेमेटिक्स। ठीक है? अब काइनेमेटिक्स क्या होता है? बॉडी पे फोर्स लगाई, आप उसको रोक भी दिया, आपने बॉडी पे फोर्स लगाई, आपने उसको चला भी दिया। नाउ व्हाट? ठीक है? काइनेटिक से, काइनेटिक मींस मूवमेंट। आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह के अंदर। तो काइनेटिक मींस मूवमेंट। तो काइनेमेटिक्स हैज टू डील विद मोशन ऑफ द बॉडी। बट मोशन को तो हमने पढ़ ली नहीं, अभी हमने जो पढ़ा है वो उन फोर्सेस को पढ़ा है, कॉज ऑफ मोशन को पढ़ा है, उन फोर्सेस को पढ़ा है जो बॉडी को मूव करवा रही हैं। अब बॉडी को इन फोर्सेस ने मूव करवा दिया,
बॉडी चल पड़ी। अब जब वो चल पड़ी तो उसके अंदर क्या क्या फिजिकल इफेक्ट्स हमें नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे एक बॉल है, उस बॉल को मैंने थ्रो किया और वो यहां से यहां तक चली गई, ठीक है। जब मैंने इसको कितनी फोर्स लगाई, कितने एंगल से फोर्स लगाई, उसके अलावा और कोई फोर्स लगी, किसी फोर्स ने उसको कैंसिल किया, ये सब अगर हम स्टडी करेंगे तो दिस विल बी डायनामिक्स। लेकिन अब हमने कहा ठीक है भाई, फोर्स लगानी थी, लग गई, कितनी नॉट इम्पोर्टेंट, वो डायनामिक्स में हम पढ़ेंगे। अब फोर्स लग गई, फोर्स ने बॉडी का पहला फिजिकल इफेक्ट जो हमें दिखाया वो ये कि इसने जगह तब्दील करना शुरू की, इसने हिलना शुरू किया, इसकी पोजीशन बदली, इसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये डिस्टेंस किसी खास सिम्त में है या एक रैंडम डायरेक्शन में है, ये चीज हम देखेंगे। इसको डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे इफ इट इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसके बाद फिर ये डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो एक जगह जाकर रुक नहीं गया, बल्कि थोड़ा और आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा, कुछ खास देर तक आगे चलता चला गया, ठीक है। इसको हम स्पीड कह देंगे, ठीक है। फिर इसकी स्पीड एक रही या बदलती रही, इसकी स्पीड फिक्स रही शुरू से लेकर आखिर तक, या इसकी स्पीड में चेंज आता रहा। वो स्पीड में चेंज कैसा था, बढ़ाने वाला चेंज था या कम करने वाला चेंज था। वक्त के साथ साथ इसकी स्पीड कम होती चली जा रही थी या उसके साथ साथ स्पीड बढ़ती चली जा रही थी। तो इसमें स्पीड के साथ साथ फिर हम इसमें एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सब चीजें इसमें आती हैं और इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि ये चीजें हैं क्या और इनका हमें कंसेप्ट लेना है, ठीक है। नाउ ट्राई टू फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू। ये भी मूविंग बॉडी का काम है, ये भी मूविंग बॉडी का काम है। फर्क ये है कि इसमें हम देखते हैं बॉडी को मूव करवाने का रीजन कौन है, फोर्सेस। तो इसमें हम उन फोर्सेस को पढ़ते हैं जो बॉडी को चलाती है। इसमें हम कहते हैं भाई लगने वाली थी फोर्स, फोर्स लग गई, अब फोर्स को छोड़ दो। अब ये देखो वो उस फोर्स की वजह से जो असरात पैदा हो रहे हैं, क्या ये चल रही है, इसने फासला कवर किया, यानी कि मूविंग बॉडी के अंदर जो खुसूसियात पैदा हो रही हैं कि उसकी मूवमेंट से वो फासला कवर कर रही है, एक खास सिम्त में कवर कर रही है, किसी खास रफ्तार से कवर कर रही है, वो रफ्तार वक्त के साथ साथ बढ़ रही है या कम हो रही है, किस हिसाब से बढ़ रही है, किस हिसाब से कम हो रही है, ये सारी चीजें अगर हम पढ़ेंगे जो कि मूविंग बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिक्स कहेंगे। अब उसको मूव करवाने वाली फोर्स को नहीं पढ़ रहे, फोर्स ने मूव करवाने के बाद क्या असरात क्रिएट किए बॉडी के अंदर, हम मूविंग बॉडी की उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं जो कि फोर्स ने इस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के अंदर हम लिख सकते हैं कि ज्यादा नहीं लिख रहा, इससे कि हमने यहाँ पे बता ही दिया है। तो ये हमारे पास डेफिनेशंस बनी स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स की, और ये तीनों की तीनों ब्रांचेस कंसिडर होती हैं फिजिक्स की एक बहुत ही बड़ी ब्रांच जिसे हम मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तो हमें पता चला ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जिसका नाम मोशन है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम बॉडी की मूवमेंट को पढ़ेंगे, यानी कि इसमें बॉडी की मूवमेंट डायनामिक्स में भी आई है, मोशन ऑफ अ बॉडी, और इसमें काइनेमेटिक्स भी आ रही है। तो इसमें हम दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। हम उन फोर्सेस के बारे में भी पढ़ेंगे जो बॉडी को मूव करवाती हैं, और कैसे पता चलेगा कि क्या कंडीशन होगी तो फोर्स बॉडी को मूव करवा सकेगी, क्या कंडीशन होगी नहीं करवा सकेगी। हम इसमें डायनामिक्स भी और इसमें हम काइनेमेटिक्स को भी देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। Alright, so now let us start with the term motion. मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब होता है हरकत। बॉडी अगर जगह तब्दील कर रही है तो वो मूवमेंट होती है। हम देखते हैं कि बॉडी दो ही सूरतों में हमें मिल सकती है, या तो एक जगह से दूसरी जगह हमें हरकत करती हुई, हिलती हुई नजर आएगी, मूव करती हुई नजर आएगी, या तो फिर एक ही जगह पे रखी हुई नजर आएगी, साकित, जिसे हम कहेंगे रेस्ट। तो मोशन को पढ़ने से पहले हमें चाहिए कि हम रेस्ट को समझें। रेस्ट समझ में आ गया तो मोशन अपने आप समझ में आ जाएगी कि बॉडी की मूवमेंट का मतलब क्या होता है, और अगर मोशन समझ में आ जाएगी तो इसी हिसाब से हम कहते हैं कि रेस्ट की स्टेट को समझना भी आसान हो गया, ठीक है। तो बॉडी दो तरह की स्टेट्स में हमें मिल सकती है,
या तो वो बॉडी रुकी हुई होगी या तो वो बॉडी चल रही होगी, लेकिन एक टाइम पे दोनों काम डिफाइन करना ये मुश्किल होता है, हम ऐसा नहीं बता पाते। ठीक है, या तो हम कहेंगे चल रही है या तो हम कहेंगे कि रुकी हुई है। एक टाइम पे दोनों काम हो रहे हैं ऐसा भी कहा जा सकता है, लेकिन मुश्किल होता है। तो इसको हम देखते हैं जरा, रेस्ट का मतलब क्या है। मोशन स्टडी करने से पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय रेस्ट। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि एक टाइम पे दोनों काम, इसको थोड़ा सा हम जब रेस्ट और मोशन समझ लेंगे उसके बाद फिर देखेंगे कि ये क्या बात है, एक टाइम पे दोनों काम हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। ऑलराइट, रेस्ट का मतलब क्या होता है? बॉडी अगर अपनी जगह रुकी रहे, ठहरी रहे, ना हिले, तो हम कहेंगे कि इस वक्त ये बॉडी रेस्ट में है। लेकिन इसका मतलब क्या है? हम ये कहेंगे इफ अ बॉडी स्टेज एट रेस्ट इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ऐसा तो नहीं कह सकते। जो डेफिनेशन है वो वर्ड डेफिनेशन में नहीं आना चाहिए। जिस टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं वो वर्ड डेफिनेशन में नहीं आना चाहिए। तो अगर हम रेस्ट की बात कर रहे हैं तो हमारी वर्डिंग्स में रेस्ट का वर्ड नहीं आना चाहिए, सिवाय इज कॉल्ड रेस्ट या दिस इज नोन एज रेस्ट। ठीक है, तो हमें इस रेस्ट के ऐसे मिलते जुलते अल्फाज ढूंढने पड़ेंगे जो बात वही बता रहे हो कि काम रेस्ट वाला ही हो रहा है। तो जब हम कहते हैं रेस्ट यानी कि बॉडी रुकी हुई है, ठहरी हुई है, इसका मतलब है वो अपनी जगह नहीं बदल रही। ठीक है, तो जब जगह नहीं बदल रही तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। बॉडी अगर रेस्ट में है, बॉडी अगर ठहरी हुई है, तो इसका मतलब है वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही। इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। और यही वर्ड्स हम इसकी डेफिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। बॉडी रेस्ट में होने का मतलब ये है कि बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो हम इसमें ऐसे लिखते हैं कि ठीक है, अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हो तो हम क्या कहेंगे उसको कि वो बॉडी रेस्ट में है। ओके, इसी हिसाब से अगर हम मोशन कहना चाहें तो वो क्या होना चाहिए? वो बिल्कुल इसका उल्टा। अगर रेस्ट हमने कहा बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, तो मोशन में होना चाहिए इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, क्योंकि मोशन का मतलब बॉडी मूव कर रही होगी, एक जगह से दूसरी जगह चल रही होगी, अपनी जगह अपनी पोजीशन बदल रही होगी। ठीक है, तो हम कहेंगे ठीक है। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा और देखते हैं। अब हमने कहा कि बॉडी अगर अपनी जगह तब्दील कर रही होगी तो मोशन में, नहीं कर रही होगी तो रेस्ट में। ठीक है, इजी बात लगती है हमें। अब मिसाल के तौर पे एक दो लोग हैं जो गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी अभी रुकी हुई है। ठीक, एक बंदा ड्राइविंग सीट पे है और एक उसके बराबर वाली सीट पे है। अब मैं अगर ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए आदमी से पूछूं कि भाई तुम्हारे बराबर वाला आदमी क्या वो चल रहा है या रुका हुआ है, तो वो कहेगा कि क्योंकि उसकी सीट अपनी जगह ही मौजूद है, ना वो मुझे आगे जाती हुई नजर आ रही है ना वो मुझे पीछे जाती हुई नजर आ रही है, लिहाजा वो आदमी कैसा है? वो आदमी रेस्ट में है। फिर उसने कहा कि देखो खिड़की से बाहर अगर हम देखेंगे तो अगर खिड़की से बाहर एक दरख्त अपनी जगह मौजूद है तो दरख्त भी मुझे वैसे का वैसे नजर आता है। यानी कि मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ हूँ, ना मेरे राइट में गाड़ी से बाहर वाला दरख्त मुझे आगे पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, ना मेरे बराबर में सीट पे बैठा हुआ बंदा मुझे अपनी जगह से हिलता हुआ या आगे पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं रेस्ट में हूँ और ये दोनों चीजें रेस्ट में। आपने कहा फाइन, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब इमेजिन वो गाड़ी चल पड़ती है, बाहर खड़ा हुआ एक आदमी वो गाड़ी के अंदर मौजूद उन दोनों आदमियों को पहले ऑब्जर्व कर रहा था। पहले गाड़ी वालों से पूछा कि भाई आप बताइए आपकी क्या स्टेट है, आप अभी रुके हुए हैं या चल रहे हैं? तो उसने कहा हम तो दोनों रुके हुए हैं। बाहर वाला आदमी भी रुका हुआ है अपनी जगह पे, जैसा था वैसे ही नजर आ रहा है, मेरे बराबर वाला आदमी भी जैसा था वैसे ही नजर आ रहा है, तो हम रेस्ट में हैं। अब जब गाड़ी चल पड़ी तो उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि देखो भाई मेरे बराबर वाला तो रुका हुआ है, इसलिए कि वो मेरे साथ जिस पोजीशन पे था वो वैसा का वैसे ही, ना उसकी सीट हिल के आगे गई ना उसकी सीट पीछे गई। लेकिन अब बाहर वाले आदमी से पूछोगे तो वो कहेगा दोनों चल रहे हैं,
गाड़ी में जा रहे हैं और पूरी गाड़ी चल रही है तो सारे गाड़ी के अंदर मौजूद एक एक चीज चल रही होगी, तो बाहर वाले आदमी से पूछेंगे तो वो कहेगा गाड़ी चल रही है, ये दोनों मूव कर रहे हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ आदमी भी और उसके बराबर वाला आदमी भी। लेकिन गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनसे पूछो कि भाई तुम्हारा इसके अपने बराबर वाले के मुताबिक क्या ख्याल होगा कि नहीं है तो रुका हुआ है। जिस तरह पहले मेरे साथ था, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले जिस जगह पे गाड़ी स्टार्ट करके चलाने के बाद भी अभी भी ऐसा ही है, तो ये तो रुका हुआ है, ये तो अपनी जगह से हिला ही नहीं। अब आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं। अब ये दोनों में से कौन सही बात कर रहा है? गाड़ी के अंदर बैठा हुआ आदमी जो ये कह रहा है मेरे बराबर वाला आदमी रुका हुआ है, या गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ आदमी जो ये कह रहा है कि ये दोनों के दोनों चल रहे हैं, आपको बता नहीं रहे? तो आप सोचें दोनों में से कौन सही होगा? क्या एक टाइम पे दोनों ही सही है, या दोनों में से कोई एक सही है? जो गाड़ी के अंदर बैठा है वो, या जो गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ है वो? तो आंसर इज अपनी जगह दोनों ही दुरुस्त हैं, अपनी अपनी जगहों पे दोनों ही सही बात कर रहे हैं। इसलिए गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ आदमी था वो कहेगा जब मेरी गाड़ी बंद थी, जब स्टार्ट ही नहीं थी, उस टाइम पे ये आदमी मेरे बराबर में ऐसे बैठा हुआ था। अब जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करके एक्सेलरेट भी मैं अगर करूं गाड़ी को, तो भी ये मेरे बराबर में ही बैठा हुआ है। मैं जिस तरह से पहले इससे बात कर रहा था मैं उसी तरह से अभी बात कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो ये रेस्ट में ही है। मुझसे पूछेंगे तो ये तो मेरे हिसाब से तो इसने अपनी जगह तब्दील नहीं की। जगह तब्दील नहीं करने का मतलब मेरे हिसाब से तो ये मुझे कैसा नजर आ रहा है? मुझे तो ये रेस्ट में ही नजर आ रहा है। और जो बाहर खड़ा हुआ आदमी है वो क्या कहेगा? वो कहेगा भाई तुम्हारे सामने, आप मेरे बराबर में आकर मेरी जगह खड़े होकर खुद देख लो। ये दोनों पहले सामने खड़े हुए थे यहाँ पे, आप कहेंगे हाँ जी। अब ये गाड़ी चल के उधर चली गई, आप कहेंगे हाँ जी। अब जब चल के उधर चली गई वहां पे, तो भाई उसने जगह बदल दी ना अपनी, आप कहेंगे ऑफ कोर्स जगह बदल दी। तो भाई ये चलता हुआ ना, इसका मतलब चलता हुआ जा रहा है, आपको नजर आ रहा है। आप कहेंगे बात तो सही है। बाहर खड़ा हुआ आदमी कह रहा है ये दोनों चल रहे हैं, ये बात भी दुरुस्त है। अंदर बैठे हुए दोनों कह रहे हैं कि नहीं हम तो रेस्ट में, जैसे पहले थे वैसे ये भी है। भाई फर्क क्या पड़ा हम दोनों को? तो दोनों ही अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। तो इट डिपेंड्स हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, या किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहे हैं। तो दो ऑब्जेक्ट्स, एक इनसाइड द कार और एक आउटसाइड द कार, दोनों की अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हैं। लिहाजा एक टाइम पे वो रेस्ट में भी है, एक टाइम पे वो मोशन में भी है। लेकिन ये बात हमें नहीं सही लगती कि या तो चल रहा होगा या रुका हुआ होगा, तो किसकी बात माने? तो हमने कहा जब दोनों ही सही हैं तो दोनों की बात मानो, लेकिन एट ए टाइम हम ऐसा नहीं कह सकते। तो हमने फिर इसमें मजीद एक लफ्ज का, एक जुमले का हमने इजाफा किया। हमने कहा कि अगर कोई बॉडी अगर कोई बॉडी अपने जगह तब्दील ना कर रही हो अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से, अगर कोई बॉडी अपनी जगह तब्दील ना कर रही हो इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से, तो उस माहौल के मुताबिक वो रेस्ट में है। जिसके लिहाज से वो अपनी जगह नहीं बदल रही, लाइक द पर्सन सिटिंग ऑन द ड्राइविंग सीट, तो वो बराबर वाला आदमी ड्राइविंग सीट पर मौजूद आदमी के मुताबिक जगह तब्दील नहीं कर रहा। ठीक है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने बराबर वाले के या अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के मुताबिक अपनी जगह चेंज ना कर रहा हो, तो उनके लिए जिनके हिसाब से वो जगह चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ वही उसको रेस्ट में देखेंगे, सिर्फ वही उसको रेस्ट में कहेंगे। जिनके हिसाब से वो जगह तब्दील कर रहा होगा वो कहेंगे नहीं ये चल रहा है। ठीक है? तो ये सेंटेंस के अंदर एक फ्रेज का इजाफा, अपने इर्द गिर्द के माहौल, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट, अपने इर्द गिर्द के लोगों के हिसाब से अगर वो अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहा, तो जिनके लिहाज से उसकी जगह तब्दील नहीं हो रही, सिर्फ वही उसको रेस्ट में कहेंगे। और यही इजाफा हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा कि जिनके हिसाब से उसकी जगह बदल रही है उसके लिए वो मोशन में है। तो इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, और यहां हम लिख देंगे
ठीक है, तो कोई भी बॉडी रुकी हुई है या चल रही है हम नहीं बता सकते उस वक्त तक के जब तक कि हम उसकी सराउंडिंग को मेंशन ना करें कि भाई किसके हिसाब से। तो अब जिन सराउंडिंग के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी उस सराउंडिंग के लिए ये चल रही होगी, जिस सराउंडिंग के हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी उसके हिसाब से वो बॉडी रेस्ट में होगी। लाइक गाड़ी के अंदर मौजूद चीजों के हिसाब से ड्राइविंग सीट के बराबर वाला फ्रंट सीट पे बैठे हुए आदमी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो गाड़ी के अंदर वाले कहेंगे ये बंदा रेस्ट में, और गाड़ी के बाहर वाले के हिसाब से पूरी गाड़ी ही हिलती हुई जा रही है तो सारे उसके अंदर सीट्स भी चलती हुई उसको नजर आएंगी, तो गाड़ी के बाहर वाले के हिसाब से एट दैट सेम टाइम वो मोशन में कराएगा। ठीक है, तो ये चीज हुई रेस्ट और मोशन, और हम रेस्ट या मोशन को उस वक्त तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक कि हमें उसकी सराउंडिंग्स का ना पता हो। ठीक है, तो कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है इसका तयन कौन करता है? बुनियादी तौर पे इसका तयन उसकी सराउंडिंग से होता है। सराउंडिंग के हिसाब से फिर हम देखते हैं, सराउंडिंग आइडेंटिफाई करते हैं इसकी सराउंडिंग्स क्या है, इसके इर्द गिर्द की चीजें क्या है। आपने बता दी भाई गाड़ी है, ठीक है, आप देखो गाड़ी के हिसाब से अंदर वालों के हिसाब से उसकी जगह बदल रही है, यस तो मोशन में, नो तो रेस्ट में। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ अ बॉडी एंड द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। और ये दोनों का तयन कौन करता है? उसकी जगह का चेंज होना किसके लिहाज से? सराउंडिंग के लिहाज से। तो जब तक सराउंडिंग्स का हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तब तक बॉडी का रेस्ट या मोशन में होना बताना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अब मिसाल के तौर पे मैं एक जगह पे यहाँ पे ऐसे खड़ा हूं, सही, आई एम एट रेस्ट, आप भी मुझे इस टाइम पे इस सेकंड मूव करता हुआ नहीं देख रहे तो रेस्ट में हम। मेरे बराबर में ये बोर्ड मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे खिड़की दरवाजे मौजूद हैं, तो ये भी मुझे ना चलते हुए नजर आ रहे हैं ना इनको मैं चलता हुआ नजर आ रहा हूँ। लिहाजा हम सब एक दूसरे के हिसाब से कैसे हैं? रेस्ट में हैं, बिकॉज आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू दिस सराउंडिंग। ठीक है, लेकिन एम आई रियली एट रेस्ट? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, इसलिए कि पूरी दुनिया आपको अपनी एक जगह पे खड़ा हुआ देखेगी। लेकिन व्हाट अबाउट पीपल जो कि इस दुनिया से बाहर हैं? वी ऑल नो कि अर्थ इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली, तो कंटिन्यूअसली हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, हम अर्थ पे मौजूद हैं सपोज, ठीक है, और अर्थ मूव कर रहा है, तो जब अर्थ मूव कर रहा है तो उसका मतलब है कि हम भी तो मूव कर रहे हैं। तो इस पूरे कायनात में कोई भी चीज अपनी जगह पे एक्चुअल में रुकी भी नहीं है। ठीक है, तो देयर इज, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट, यानी कि कंप्लीटली रेस्ट में बॉडी अगर है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई सराउंडिंग ऐसी होगी, कोई ना कोई ऐसा फर्क जरूर होगा जिसके हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी। सो देयर इज नथिंग एज एन एब्सोल्यूट रेस्ट। हर बॉडी में कोई ना कोई सराउंडिंग उसको मूविंग देख रही होती है। ठीक है, सो वी आर नेवर एट रेस्ट एंड वी कैन नेवर बी एट रेस्ट। एब्सोल्यूट रेस्ट का मतलब हर आदमी कहे कि भाई हाँ भाई ये रेस्ट में ही है, नहीं, सब नहीं कहेंगे। एक हिस्सा कहेगा, एक सराउंडिंग कहेगी, लेकिन कोई सराउंडिंग ऐसी भी होगी जो आपको कहेगी कि यस यू आर मूविंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन और कंसेप्ट ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, नाउ ओके लेट्स मूव अहेड। अब हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं काइनेमेटिक्स में इस्तेमाल होने वाली टर्म्स। ठीक है, पहले हम काइनेमेटिक टर्म्स के बारे में देखेंगे। काइनेमेटिक्स में ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इन टर्म्स में पहली बेसिक काइनेमेटिक क्वांटिटी है, पहली बेसिक काइनेमेटिक टर्म, पहली बेसिक फिजिकल क्वांटिटी दैट इज डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जिसकी मजीद दो टाइप्स हैं। ठीक है, ओके, तो हम सबसे पहले डिस्टेंस से शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस अगर आपको समझ में आ गया तो समझे कि डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, स्पीड अगर समझ में आ गया तो समझे कि वेलोसिटी समझ में आ गई, और एक्सेलरेशन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम बिल्कुल शुरू से देखेंगे। ठीक है, और काफी तफसील से काफी डिटेल में देखेंगे, बिकॉज इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप
काइनेमेटिक्स में और फिजिक्स में मैकेनिक्स से रिलेटेड काफी फिनोमेना को आप होते हुए इमेजिन कर सकते हैं. दिस विल हेल्प यू इन कंसोलिडेटिंग योर कंसेप्ट्स. ठीक है, रिगार्डिंग डिफरेंट टर्म्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फंडामेंटल काइनेमेटिक टर्म, दैट इज डिस्टेंस. ठीक है. अच्छा, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं कि डिस्टेंस का मतलब फासला होता है. उर्दू में जब इसको ट्रांसलेट करते हैं, फासले का मतलब एक जगह से जब हम चलें और किसी मुख्तलिफ जगह पे पहुंचें जो इससे हटके, तो जो भी दरमियान में हमने रास्ता चला होता है हम कहते हैं वो हमारा फासला है. तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान हम जो भी सफर करते हैं, जो भी फासला कवर करते हैं, जो भी हम ग्राउंड कवर करते हैं, ठीक है, उस ग्राउंड को हम कहते हैं ये फासला है, यानी कि ये डिस्टेंस है. तो किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान का जो स्पेस होता है, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान का जो ग्राउंड होता है, जो रास्ता हम चले होते हैं, उस चले हुए रास्ते को हम डिस्टेंस कहते हैं. ठीक है. तो एक सबसे अच्छी डेफिनेशन जो इसकी बनती है वो बनती है द ग्राउंड covered between two points is known as distance between those two points. ठीक है. दो पॉइंट्स के दरमियान जितना भी रास्ता हम ग्राउंड हम चले होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस. इसी को हम द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स भी कह सकते हैं. द स्पेस कह लीजिए, रीजन कह लीजिए. ठीक है. तो ये सब क्या है? ये सब क्या कहलाते हैं? डिस्टेंस कहलाते हैं. ठीक है. या हम इसको और एक अच्छी डेफिनेशन इसकी जो बनती है वो कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. ये पिक ऑफ द डेफिनेशन है इन सब में. द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर आपको ये और ये ठीक है, आई गो फॉर दिस. ये पिक ऑफ द डेफिनेशन है तमाम पॉसिबल डिस्टेंस की डेफिनेशंस में से. दो पॉइंट्स के दरमियान जो फर्क होता है, किस चीज का फर्क होता है? द डिफरेंस ऑफ द स्पेस या पोजीशन बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है, ये क्या कहलाती है? डिस्टेंस. द डिफरेंस ऑफ पोजीशंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा. ठीक है. नाउ ये तो बात हमें समझ में आ गई कि हम जो रास्ता चल रहे होते हैं, कंसेप्ट के लिए ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रास्ता हम चल के जाते हैं, वो रास्ता हमारा फासला होता है. मिसाल के तौर पे इफ आई से कि ए से लेके बी तक का फासला मुझे बताओ कितना है, तो हम कहेंगे कि आप ए से लेके बी तक एक तरफ तो ऐसे ऐसे गए, तो ये जो फासला हमने कवर किया है ये वो ग्राउंड है जिसमें हम चल के गए हैं. तो ग्राउंड कवर्ड इज नोन एज डिस्टेंस. ये हमारा फासला होगा. ठीक है. हो सकता है हम यहाँ से गए, यहाँ गए, यूं गए, यूं गए, यूं गए, यूं गए, इसमें 10 किलोमीटर लगे, तो हम कहेंगे कि जिस रास्ते से हम चल के गए उस रास्ते पे 10 किलोमीटर का फासला हमने कवर किया. कोई हो सकता है वो कहेंगे नहीं मैं यहाँ से यूं गया और उसके बाद फिर ऐसे आ गया, तो कहेगा इसमें मुझे 9 किलोमीटर लगे. उसका डिस्टेंस ये होगा क्योंकि उसने ये वाला ग्राउंड कवर किया. कोई साहब में कहेंगे कि नहीं इसका रास्ता यहाँ से यूं जाओ, फिर यहाँ से यूं जाओ, उसके बाद फिर ये आ जाओ, इसमें इनको 12 किलोमीटर लगे, तो कहेंगे नहीं ए से लेके बी तक का फासला कितना है? 12 किलोमीटर. क्योंकि इस ग्राउंड से जब मैं चल के गया, ये इस स्पेस से जब मैं चल के गया, ये वाला मैंने पाथ फॉलो किया. ठीक है. उस पाथ के मुताबिक फासला कितना आया? 12 किलोमीटर. तो पाथ फॉलोड या ग्राउंड कवर्ड, इसको हम पाथ फॉलोड भी लिख सकते हैं. ठीक है. ये इसका बन गया 10 किलोमीटर एक, 9 किलोमीटर एक, 12 किलोमीटर एक. कोई और वो यहाँ से आ सकता है ऐसे, तो वो कोई और रास्ता कवर कर सकता है, कोई और इससे ज्यादा घूम के आ सकता है, कोई और यहाँ से घूम के आ सकता है. गाड़ी हमारी पेट्रोल हमारा, तो हमारी मर्जी भाई हम जितना लंबा रास्ता कवर करें. ठीक है. हम
कोई शॉर्ट डिस्टेंस देखें, हम कोई लॉन्ग कट पे चले, इट्स अप टू अस, लेकिन जो भी पाथ हम फॉलो करेंगे वो उससे जहां से हम चले हैं और जहां हम रुकेंगे जाके फाइनली उनके दरमियान का फासला कहलाएगा। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात आफ्टर डेफिनेशन वो ये कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान इफ आई आस्क यू कि कितने डिस्टेंसेस मुमकिन हैं, तो आपको अंदाजा हो रहा है, यानी कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं ए से लेके बी तक हम कितने रास्तों से जा सकते हैं। हर रास्ते का एक फासला होगा, तो आंसर इज ए से लेके बी तक पहुंचने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, चार तो हमने ये बना दी, कोई इससे भी ज्यादा पांचवा हो सकता है, कोई और ब्याह से घूम के आ सकता है, छठा भी हो सकता है, कोई और दूर से, कोई और दूर से, कोई और दूर से। तो आपको आइडिया हो रहा है कि आप जो भी रास्ता बनाएंगे उसके अलावा भी कोई ना कोई रास्ता बनाया जा सकता है, पॉसिबल है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान बहुत सारे, इनफैक्ट अनगिनत रास्ते मुमकिन है। ठीक है, तो देयर आर मेनी पॉसिबल डिस्टेंसेस। ठीक है, मेनी पॉसिबल डिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स। इतने, मैनी का मतलब कितने, जिनको आप काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनफाइनाइट पॉसिबल डिस्टेंसेस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंसेस की कितनी पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट। कोई भी रास्ता हो सकता है, आप बता नहीं सकते कि मैं बस इतने हिस्से ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि दो पॉइंट्स के दरमियान रास्तों की कोई कमी नहीं होती। एक गली बंद हो जाए तो आप दूसरे से निकल जाएंगे, दूसरी बंद हो जाएगी तो आप तीसरे से निकल जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए होता ही है मौजूद। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सारे पॉसिबल डिस्टेंसेस होते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान। एक बात तो ये हो गई। अब इस डिस्टेंस को जो हम बता रहे हैं 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की क्या मेजरमेंट है। तो डिस्टेंस एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है मूविंग बॉडी की जिसकी मेजरमेंट हम कर सकते हैं किलोमीटर्स वगैरह में, माइल्स में, मीटर्स में। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इस फिजिकल क्वांटिटी की कोई ना कोई यूनिट भी होगी। इस फिजिकल क्वांटिटी का कोई ना कोई सिंबल भी हम लिखेंगे, तो हम कहते हैं इट इज डिनोटेड बाय एस और डी। या तो इसको एस से शो किया जाता है या इसको डी से शो किया जाता है। ठीक है, ये दो कॉमनली यूज्ड सिंबल्स हैं। एस इस्तेमाल किया जाता है या डी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे बुक में ज्यादातर एस इस्तेमाल किया गया है और डी भी इस्तेमाल किया गया है, तो हम एस और डी दोनों ही देख लेंगे। ठीक है, ज्यादातर एस इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया, इट इज डिनोटेड बाय एस या डी। इसकी मेजरमेंट, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो ऑफ कोर्स इसकी मेजरमेंट पॉसिबल है। उसकी पॉसिबल मेजरमेंट की यूनिट क्या बनेगी, तो डिस्टेंस बेसिकली हमने कहा द पाथ फॉलोड, द ग्राउंड कवर्ड, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये सब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह के दरमियान का फासला जो हम बता रहे हैं, दरअसल लेंथ बता रहे हैं। किस फिजिकल क्वांटिटी से ये बिलोंग कर रहा है, ये लेंथ से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि हमने कहा 10 किलोमीटर का फासला, 9 किलोमीटर का फासला, 5 मीटर का फासला, 2 मीटर का फासला। ठीक है, तो ये 3 फुट का फासला, 1 मील का फासला, ये सब क्या है, ये लेंथ की यूनिट्स हैं। तो डिस्टेंस भी बेसिकली क्या है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, ये लेंथ वाली फिजिकल क्वांटिटी है। लिहाजा ऐसा यूनिट इसकी क्या है, ऐसा यूनिट इज मीटर। ठीक है, एक बात हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, इसलिए कि बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं। दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक्चुअली तो 3 होती हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन हम ज्यादातर स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं इंटर लेवल तक। एक आध क्वांटिटी ऐसी है जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट वगैरह जो टेंसर क्वांटिटी है एक्चुअली, लेकिन भारत हम उसकी बात नहीं करते उस कॉन्टेक्स्ट में कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो भारत स्केलर क्वांटिटी, यानी कि स्केलर हम कहते हैं उनको जिनकी कोई डायरेक्शन ना हो। तो डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं, क्या कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी,
बिल्कुल डायरेक्शन है, लेकिन फर्क ये है कि इतनी सारी डायरेक्शंस हैं कि मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे कोई एक सिम्त बताओ, मैं किस सिम्त चलूँ, आप कहेंगे एक सिम्त नहीं है, आप पहले यूं जाएंगे, फिर 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 यूं जाएंगे, तो उसमें बहुत सारी सिम्तों का जिक्र आ जाता है। कोई एक डायरेक्शन बताना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं जब इसके साथ कोई एक डायरेक्शन नहीं जुड़ सकती भाई तो डायरेक्शन बताने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ फासला मुझे बता दो कितना है, रास्ते का तयन फिर हम बाद में खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इंक्लूड्स या it holds many directions, it is covered in many directions and we cannot associate just one single direction with the distance that we are covering। इसलिए हम डिस्टेंस के साथ क्योंकि एक डायरेक्शन नहीं जोड़ सकते या डिस्टेंस किसी एक सेंस में तो कवर हुआ नहीं, कभी ये ऑब्जेक्ट यूं गया, कभी 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 यूं गया, इस तरह से फिर यूं आया, तो एक सेंस में तो ऑब्जेक्ट चला नहीं। तो आप कहेंगे कि भाई इसकी क्योंकि एक पॉसिबल डायरेक्शन नहीं है, लिहाजा जब एक डायरेक्शन ना हो तो बताना भी हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा, समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मत बताओ डायरेक्शन इसके साथ। तो आपने कहा कि ठीक है, जब हम डिस्टेंस बताते हैं तो साथ में डायरेक्शन नहीं बताते, सिर्फ फासला बता देते हैं। यूं डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी मान लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, आई होप यहां तक तो कुछ चीजें हमें क्लियर हो रही होंगी। डिस्टेंस का तो हमारा ये हुआ सिलसिला। नंबर टू इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अगर आपको समझ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक्चुअली डिस्टेंस ही होता है। क्या फर्क है दोनों में? देखिए, मैं आपसे कहूं ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके दरमियान जो कितने रास्ते पॉसिबल है, आपने कहा इनफाइनाइट रास्ते पॉसिबल है, नहीं बता सकते भाई, बहुत सारे। तो मतलब अच्छा, वो जितने भी हैं 1000, 10,000, 1 लाख, 10 करोड़, 50 करोड़, उनमें से सबसे बड़ा वाला रास्ता कौन सा है वो बता सकते हैं? तो हमें आइडिया हो रहा है कि हम वो नहीं बता सकते। मैं कहूँगा भाई ये वाला डिस्टेंस है, कोई कहेगा नहीं मैं वो वाला डिस्टेंस लेके आऊंगा, ठीक है। तो हम इन बहुत सारे अनगिनत फासलों में से अगर पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ा वाला फासला कौन सा है वो बताओ, नहीं बता सकते। लेकिन अगर कोई पूछे कि अच्छा सबसे बड़ा वाला फासला नहीं बता सकते तो क्या सबसे छोटा वाला फासला बता सकते हो, तो कहेंगे यस, दैट वी कैन श्योरली टेल। एक पॉइंट ए से बी के दरमियान जो सबसे छोटा फासला है दैट वी कैन सर्टेनली टेल, एंड दैट सबसे छोटा वाला फासला बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी will be in this direction, ठीक है। तो A से लेके B तक किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो सबसे छोटा फासला होता है वो श्योरिटी के साथ बताया जा सकता है, और वो सबसे छोटा वाला फासला उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सारे इनफाइनाइट पॉसिबल डिस्टेंसेस में से जो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है, उस सबसे छोटे वाले डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, बल्कि ये 2 पॉइंट्स के दरमियान आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल डिस्टेंसेस द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोस 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम इसके बारे में लिखते हैं द शॉर्टेस्ट possible distance, ठीक है। ओके, इस शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को थोड़ा सा और हम अगर जानना चाहें इसके बारे में कि ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस अगर हम बता सकते हैं तो कौन सा होगा, तो पता चला हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान स्केल रख के ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दें, तो जो दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, दैट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि दैट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज एक्चुअली द
डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, जिसको हम लीनियर भी कहते हैं। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहा जाता है। दो पॉइंट्स के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इन पॉइंट्स के दरमियान आप इसको एक लाइन बनाए और फिर 90 डिग्री पे एक लाइन खींचे इनके दरमियान, तो वो 90 डिग्री वाली जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिस स्ट्रेट लाइन से हम दोनों को ज्वाइन कर रहे होंगे और वही उनके दरमियान का डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये बस ये हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी कहते हैं, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस भी कहते हैं। अब इस शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस की, जो कि स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो मैं आपसे कहूं इसकी डायरेक्शन आप बता सकते हैं? आप कहेंगे यस, बिल्कुल बता सकते हैं कि यहां से जिस सिंथ में चला आगे भी उसी सिंथ में चला, उससे आगे भी उसी सिंथ में चला, उससे आगे भी उसी सिंथ में, उससे आगे भी उसी सिंथ में, उससे आगे भी उसी सिंथ में। तो जिस डायरेक्शन में इसने चलना शुरू किया था उसी डायरेक्शन में ये आगे चलते 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 उस जगह आके अपनी डेस्टिनेशन पे आ पहुंचा जहां इसको ओरिजिनली जाना था। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की दूसरी खास बात, पहली खास बात क्या थी कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमेशा मेजरमेंट में सबसे छोटा होता है। दूसरी खास बात कि इस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को एक खास सिंथ में ही कवर किया जाता है, इसमें कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं होता, और अगर डायरेक्शन का चेंज हो गया तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं, इसका मतलब है कि उससे भी छोटा कोई डिस्टेंस होगा जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होती। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस की दूसरी खास बात क्या हुई कि इट इज ऑलवेज कवर्ड इन ए सिंगल डायरेक्शन, यानी कि इट ऑलवेज होल्ड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज कवर्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, या वो डिस्टेंस जो एक ही सिंथ में, एक ही खास सिंथ में कवर किया जाए, वही स्ट्रेट लाइन सिंथ होती है और वही सबसे छोटी मेजरमेंट होती है। तो ये सब के सब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। अब क्योंकि हमें यहां से दो बातें पता चली, है तो ये डिस्प्लेसमेंट ही, है तो ये डिस्टेंस ही, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्पेसिफिक डायरेक्शन में कवर किए जाने वाले डिस्टेंस, तो ये हुआ क्या? डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस है तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एस या डी ही होगी, बस मेजरमेंट में सबसे छोटा है, लेकिन एक ही खास सिंथ में कवर किया जाता है, लिहाजा इसके पास एक ही खास डायरेक्शन होगी, विच मींस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते इसका मतलब यह है कि इस एस के ऊपर या डी अगर आप यूज कर रहे हैं शो करने के लिए, तो डी के ऊपर एक एरो लगा दिया जाएगा, which signifies कि this quantity displacement that we are talking about has a single specific direction and is therefore termed as a vector quantity। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हमें आइडिया हुआ। सही है, इसी में हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट हो गया। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ। अब हम आगे आते हैं अपनी तीसरी काइनेमेटिक टर्म, तीसरी प्रॉपर्टी की या कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, एंड दैट इज स्पीड।